कि भारत के भीतर में अगर बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कर्ज की व्यवस्था बैंक से करा दी जाती है। उसके बाद उसे नौकरी दिला पाने की सोच में भारत नहीं आ पाता है और बच्चा कर्ज ना लौटा पाए तो इसकी व्यवस्था भी एक दूसरे कर्ज के जरिए बैंक को यह कह दिया जाता है कि इन बच्चों से आप कर्ज ना लें। कर्ज में डूबी हुई राजनीतिक सत्ता इस देश में नौकरी पैदा नहीं कर सकती है। कर्ज में डूबी हुई राजनीतिक सत्ता अपने राजसी ठाट-बाट को भी छोड़ नहीं सकती है। कर्ज में डूबी हुई राजनीतिक सत्ता पाने के लिए जिस चकाचौंध की दुनिया में वोटरों को ले जाती है वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कर्ज में डूबी हुई राजनीतिक सत्ता का सच और उस सच के नीचे किसी देश की जमीन कितनी बंजर हो चुकी होती है या फिर उस देश में कितना खोखलापन आ चुका होता है, हमें लगता है 2021 में भारत की एक ऐसी तस्वीर देश के भीतर के कई मंत्रालयों की रिपोर्ट या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से उभरती हुई रिपोर्टों का जिक्र करना जरूरी है। यह तमाम रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इंगित करती है कि भारत के भीतर में अगर बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कर्ज की व्यवस्था बैंक से करा दी जाती है। उसके बाद उसे नौकरी दिला पाने की सोच में भारत नहीं आ पाता है और बच्चा कर्ज ना लौटा पाए तो इसकी व्यवस्था भी एक दूसरे कर्ज के जरिए बैंक को यह कह दिया जाता है कि इन बच्चों से आप कर्ज ना लें। एक कदम और आगे बढ़ाइएगा तो आपके जहन में सवाल आएगा कि यही चीज तो कॉरपोरेट के साथ होता है, यही तो इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ होता है। तो यकीन जानिए, भारत के सरकारी खजाने खाली हो चुके हैं और उन खाली खजानों के भीतर का एक अनूठा सच यह है कि भारत के भीतर में तमाम राज्य और केंद्र सरकार के पास लगभग 90 लाख से ज्यादा रिक्त स्थान पड़े हैं। लेकिन इन 90 लाख रिक्त स्थानों पर अगर वो भर्ती शुरू कर दे तो फिर उसके ऊपर जो बोझ पड़ेगा उसके लिए कर्ज ला पाने की स्थिति में ना भारत सरकार रहेगी ना राज्य सरकार रहेगी। हमने आपसे बार बार मोदी सत्ता के दौर में सरकार के कर्ज में डूबे होने का जिक्र जरूर किया, लेकिन इस देश के भीतर में राज्यों की स्थिति क्या है और राज्य भी किस तरीके से कर्ज में डूबे हुए हैं और इनकी अपनी जिंदगी, अपनी सियासी ठाट-बाट को चलाने के लिए ये पैसा जहां से लेकर आते हैं, ये एक ऐसा गोरख धंधा है जिसमें इस देश के भीतर में वाकई कोई सिस्टम काम नहीं करता है बल्कि कॉरपोरेट की पूंजी काम करती है, मोनेटाइजेशन काम करता है, हर चीज को बेचने की प्रक्रिया काम करती है और इन तमाम चीजों से मिलने वाली जो भी आय राजनीतिक सत्ता के पास आ जाए वही सत्ता को सत्ता बनाती है। आप कह सकते हैं क्या हम कॉरपोरेट स्टेट में आ गए हैं? अब इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि हम लोग तो लोकतंत्र को जीते हैं। चुनाव होता है, चुनाव में हम वोट डालते हैं और वोट डालने की प्रक्रिया में चाहे एक बड़ी खरीद फरोख्त वोटर के स्तर से लेकर विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त होती हो, लेकिन आज एक एक रिपोर्ट पे जरा गौर कीजिएगा। यह रिपोर्ट इसलिए मायने रखती है क्योंकि हर रिपोर्ट के साथ इस देश की एक ऐसी तस्वीर और ऐसी तकदीर जुड़ी हुई है जो शायद आपको अंदर से हिला दे। आरबीआई की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है कि भारत के तमाम राज्यों पर, छोटे से छोटा राज्य, बड़ा से बड़ा राज्य, उसके ऊपर जो कर्ज है यानी उसके खजाने में जो पैसा रहना चाहिए था वह गायब हो चला है और कर्ज में डूबी हुई राजनीतिक सत्ताओं पर तकरीबन 55 लाख करोड़, जी 55 लाख करोड़ का कर्ज है तमाम राज्यों पर। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है जिसमें 6 लाख करोड़ के कर्ज में वो डूबा हुआ है। महाराष्ट्र भी 5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है। गुजरात भी लगभग 3.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। और आरबीआई की रिपोर्ट यह भी बतलाती है कि दरअसल यह कर्ज में डूबे हुए जो देश के 28 राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं, इनके भीतर का सच यह है कि आने वाले वक्त में यह कर्ज चुका देंगे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसी दौर में जो टैक्स मिलता था सरकारों को वह कम होता चला गया और स्थिति यह आ गई कि केंद्र सरकार भी अब पैसा दे पाने की स्थिति में राज्यों को नहीं है और राज्यों के लिए उसने आरबीआई का दरवाजा खुलवा दिया है कि आप वहां से कर्ज ले लीजिए और उस कर्ज को लेकर इस देश को या अपने राज्य को चलाना सीख लीजिए, अन्यथा कोई साधन बचेगा नहीं। आप कैसे चला पाएंगे? और साधन नहीं बचने और साधन या सत्ता चलाने का मतलब यह है कि जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं
जिनके आश्रय आप राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखते हैं, उनको पैसे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हां, धीरे धीरे उनकी नौकरियां अगर जा रही है तो जाती चली जाए। मसलन पीएसयू में 2014 में अगर 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी थे तो आज की तादाद में वो घटते घटते 9 लाख पर आ गए हैं। सबसे बड़ा चंक बीएसएनएल का वीआरएस के जरिए निकला। बैंक कर्मियों की तादाद कम हो गई है। सरकारी कर्मचारी 2014 में इस देश के भीतर में अगर लगभग 35 लाख थे तो आज की तारीख में वो घटते घटते 30 लाख से भी नीचे आ गए हैं। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इस देश के भीतर में 90 लाख से ज्यादा रिक्त स्थान हर जगह पड़े हुए हैं। इसमें पुलिस महकमा भी आता है, रेलवे का महकमा भी आता है। इसमें सरकारी कर्मचारी जो केंद्र स्तर पर हैं, जो राज्य स्तर पर हैं, वो सभी आते हैं। केंद्र के जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके मातहत इस देश के भीतर में लगभग 4 लाख से ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए हैं, लेकिन वो भर्ती नहीं कर सकते हैं। खजाना खाली है। यह खजाना खाली होने की परिस्थितियों में इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि हम लोग आर्थिक परिस्थितियों की त्रासदियों को भोगते हुए मौजूदा वक्त में इस देश में महामारी के बाद लॉकडाउन की परिस्थितियों से निकलकर कैसे संकट में आकर खड़े हो गए हैं।